हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज 32 लेसन जो बताए थे, पहला प्रेगनेंसी, एल्डोसेंट गर्ल्स एंड प्रेगनेंसी था। अब एल्डोसेंट गर्ल्स विथ एबॉर्शन है उसी का सेकेंड पार्ट है ये, और ये भी एक दो लेसन को कवर करता है आपके यूनिट का। तो मैंने इसी में इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया है। जैसे पहले लिखा है कि किशोर में गर्भपात यानी किशोरावस्था में, यानी किशोरावस्था जो होता है 10 से 19 की उम्र के बीच में कहा जाता है किशोरावस्था आपका, और एक संवेदनशील समय होता है जब शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक बदलाव तेजी से होते हैं। आपके शारीरिक भी बदलाव होता है, मानसिक भी होती है और भावनात्मक बदलाव भी होती है। इस दौरान अनचाहा गर्भधारण हो जाता है, तो यह किशोर के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। तो गर्भपात यानी एबॉर्शन के संदर्भ में चिकित्सा, सामाजिक और कानूनी पहलू शामिल होते हैं आपके, जिससे पहला होता है मेडिकल एस्पेक्ट। क्या होता है? पहला, किशोरियों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता है अगर वो बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में गर्भधारण कर लेती हैं, जिससे गर्भधारण और गर्भपात के दौरान जटिलता बढ़ जाती है, यानी दोनों केसों में उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज कि सुरक्षित गर्भपात, प्रशिक्षित या डॉक्टर द्वारा सुरक्षित तरीके से किया गया गर्भपात जोखिम को कम करता है। अगर बाय डिफॉल्ट आप सुरक्षित गर्भपात कराते हैं तो केवल आप प्रशिक्षित डॉक्टर से ही कराएं, झोला छाप डॉक्टर से कभी नहीं कराएं, नहीं तो आपका जोखिम हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है। प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, गर्भपात के बाद उचित देखभाल और परामर्श आवश्यक है आपका, और सुरक्षित गर्भपात से संक्रमण और प्रजनन अंगों को नुकसान या मौत तक ले जाती है, इसलिए देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गर्भपात कराई हैं तो उसका आप जरूर उचित देखभाल करिए। सामाजिक पहलू का मतलब सोशल एक्सपेक्ट क्या उसके होते हैं। समाज में गर्भपात को लेकर कलंक, स्टिग्मा जुड़ा होता है, कि एक कलंकित चीज़ें मानी जाती है कि अगर गर्भपात कराते हैं, जिससे किशोर अक्सर मतलब लेने में झिझकती है, क्योंकि एक कलंकित वर्ड होता है कि किस बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में अगर प्रेग्नेंट हो गई हों तो उनके लिए एक बहुत शर्म की बात होती है, एक कलंकित बात होती है, तो अक्सर वो किसी से हेल्प लेने के लिए वो झिझकती हैं। पहला सामाजिक पहलू होता है। दूसरी चीज़ कि यौन शिक्षा की एक कमी होती है, तो भारत में यौन शिक्षा का अभाव किशोरियों को सुरक्षित और यौन व्यवहार और गर्भ निरोधक तरीकों की जानकारी से वंचित करता है। अगर यौन शिक्षा, एजुकेशन अगर उनको दी जाती शायद माता पिता के द्वारा या टीचर के द्वारा, तो शायद ये रेट कम होता। परिवार में समाज का बदलाव और सामाजिक बहिष्कार का डर से गलत या असुरक्षित कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। तो कभी भी ये चीज़ें जब होती हैं तो उसमें दिक्कतें क्रिएट होती हैं सामाजिक में, कलंकित लग जाना, शिक्षा का अभाव होना, यौन शिक्षा का। दूसरी बात, सामाजिक दबाव होते हैं, बहिष्कार का डर होता है, तो असुरक्षित कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। इसमें लीगल एक्सपेक्ट क्या होता है कि भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्ट 1971 के तहत बनाई गई। इसमें लिखा गया है कुछ परिस्थितियां में गर्भपात कानून बनाए गए हैं, जिसके में आपको पहला है किशोरियों के लिए, यदि लड़कियां नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम उम्र की हैं तो माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति जरूरी अनिवार्य है अगर आप गर्भपात कराती हैं तो। यानी कि जो आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP जो एक्ट लिखा है 1971 में, उसके तहत गर्भपात कानूनी के कुछ प्रतियों में कानूनी मानी जाती है, लेकिन उसमें आपका अगर 18 वर्ष की उम्र से कम नाबालिग से कहते हैं, अगर वो गर्भ धारण कर लेती हैं तो उसमें माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। दूसरी चीज़, डॉक्टर की अनुमति के बिना गर्भपात अवैध माना जाता है। अगर डॉक्टर
भी मना कर दे इस चीज़ को तो इसको भी अवैध माना ही जाता है। और कानून 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है। यदि महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा या भ्रूण में गंभीर विकृति हो तो लगभग 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति कानून देता है। 24 सप्ताह का मतलब आपका हो जाएगा कि अगर एक वीक में 4 सप्ताह होते हैं तो 4 6 के 24, 6 महीने के अंडर में गर्भ अगर है तो भी वो कानून उसको समाप्त करने की अनुमति देता है। यदि महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा हो, ये तब देता है जब उस महिला के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा हो, भ्रूण में गंभीर विकृति पैदा हो रहा है, उसलिए उसको गर्भपात खत्म करने की पूरा सरकार कानूनी देती है। लेकिन उसमें डॉक्टर की सलाह और माता पिता और कानून विभाग की सहमति आवश्यक है। असुरक्षित और गैर कानूनी गर्भपात में शामिल होना दंडनीय अपराध है। अगर आप असुरक्षित या गैर कानूनी गर्भपात कराते हैं, यानी कहीं बाहर कराते हैं किसी ऐसे सर्जन से या ऐसे डॉक्टर से या ऐसे किसी महिला के द्वारा जो एजुकेटेड नहीं हो, मेडिकल की कोई सर्टिफिकेट नहीं हो, अगर उसके थ्रू कराते हैं तो उसको जितने लोग उसमें शामिल होते हैं वो दंडनीय अपराध होता है और वो कानून के दायरे में आ सकते हैं। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन क्या होता है? इमोशनल एंड फिजियोलॉजी सपोर्ट कैसे होता है? किशोरियों के गर्भपात के बाद मनोवैज्ञानिक परामर्श और भावनात्मक समर्थन की व्यवस्था होती है। और गर्भपात के निर्णय के बाद अपराध बोध, तनाव, अवसाद हो सकता है जिसे सही परामर्श से कम किया जा सकता है। समाधान इसका क्या है, सॉल्यूशन है या इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि आप उसको यौन शिक्षा दीजिए, सेक्स एजुकेशन उसको जरूरी होना जरूरी है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी उसको जरूरी होना चाहिए। सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों का पहुँच सुनिश्चित कराना चाहिए। तीसरी चीज़, समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण और कलंक को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम करना चाहिए और किशोरियों के लिए गोपनीय और सुरक्षित चिकित्साएं सेवाएं भी देनी चाहिए। तो ये समाधान उसके हैं। किशोरियों में गर्भपात के कितने प्रकार के होते, कितने प्रकार से एबॉर्शन होता है उसके बारे में बताया। गर्भपात एबॉर्शन के कई प्रकार हैं जो गर्भावस्था की अवधि, महिला के स्वास्थ्य और स्थानीय कानूनी प्रावधान पर निर्भर करते हैं। तो किशोर के महिला में सही जानकारी और चिकित्सा देखभाल आवश्यक है। तो गर्भपात मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मेडिकल एबॉर्शन और एक होता है सर्जिकल एबॉर्शन। तो मेडिकल एबॉर्शन में आपका जैसे होता है कि दवाइयों के माध्यम से गर्भपात समाप्त करना, इसको मेडिकल एबॉर्शन कहते हैं और ये 7 से 9 सप्ताह तक के प्रारंभिक गर्भ के लिए उपयुक्त माना जाता है, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करता है। इसकी प्रक्रिया क्या है कि गर्भावस्था को रोकने के और गर्भाशय से भ्रूण को बाहर निकालने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो ख़त्म कर देता है। इसमें 2 दवाइयाँ शामिल होती हैं, एक तो होता है माइप्रेस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। ये 2 ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो 7 से 9 महीने के गर्भ जो धारण किया हो, 9 सप्ताह की जो गर्भधारण महिला बालिका है उसके गर्भ को ये ख़त्म कर देती है दवाइयाँ। ये दोनों दवाइयाँ जो होती हैं 7 से 9 सप्ताह के बीच में काम करती हैं। फ़ायदा क्या है कि इसका एक ही फ़ायदा, किसी भी सर्जिकल हस्तक्षेप किया जा सकता है, बिना किसी सर्जिकल हस्तक्षेप किया जा सकता है, मतलब किसी डॉक्टर से परामर्श लिए बिना इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गोपनीयता बनी रहती है, यानी किसी दवा खा लेते हैं तो गोपनीयता बनी रहती है, आप समाज का कलंक नहीं लगता है। दूसरी चीज़, जोखिम इससे क्या दिखता होता है कि अधिक रक्तस्राव होता है, पेट में दर्द होगा, मतली होगी या असफल गर्भपात के मामले में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। तो आप ऐसे गर्भपात कभी न कराइए जो दवाओं के थ्रू हो, क्योंकि उसमें अधिक रक्तस्राव होगा तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके हो सकता हो कि ज़्यादा तबीयत ब्लड प्रेशर से आपकी मौत हो सकती है। पेट में दर्द हमेशा रहेगा, मतली रहेगी। असफल गर्भपात हो गया तो आपको
भाग करके सर्जिकल एबार्शन को कराना ही पड़ेगा आपको। तो ये सब जोखिम चीज़ें हैं आपका मेडिकल एबार्शन में। सर्जिकल अपार्टमेंट देखिएगा, इस सर्जिकल प्रक्रिया के माध्यम से गर्भावस्था समाप्त करना, यानी कि इसमें 12 से 24 सप्ताह के गर्भावस्था को उपयुक्त होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा 12 से 24 होता है, और इसके अंदर जो बताया है हमने 7 से 9 होता है, इसमें 12 से 24 होता है कि 12 से 24 सप्ताह के गर्भधारण को खत्म किया जा सकता है। सेक्शन एक्सपीरियंस जो होता है, सेक्शन एक्सपायरेशन जिसे बोलते हैं, ये प्रारंभिक गर्भावस्था के 12 सप्ताह तक में किया जाता है, और एक विशेष उपकरण के जरिए गर्भाशय को सफाई की जाती है इसमें। फिर डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डीसी शॉर्ट में बोलते हैं, डी एंड से गर्भाशय को खोलकर और स्क्रैपिंग करके भ्रूण को हटाया जाता है। आमतौर पर ये 12 से 16 सप्ताह की गर्भावस्था में किया जाता है, और यानी कि 12 से 24 के बीच में भी 2 कैटेगरी है। डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो होता है ये केवल 12 से 16 सप्ताह की है। दूसरा चीज जो होता है आप डायलेशन एंड इवैक्यूएशन एंड डी एंड ई जो माना जाता है, यह 16 सप्ताह से अधिक गर्भावस्था में किया जाता है, यानी 24 तक। इससे सर्जिकल उपकरण के सेक्शन का प्रयोग करते हैं। फायदा इसका क्या था कि ये प्रक्रिया फास्ट होती है, और दूसरी चीज़ है जटिलताओं की संभावना कम होती है और सही तरीके से किया जाता है। और जब सर्जिकल करते हैं, जोखिम जो है संक्रमण, गर्भाशय के नुकसान और अनियमित रक्तस्राव होता है। इस केस में भी आपको नुकसान जोखिम उठाना पड़ेगा। संक्रमण भी फैल सकता है, गर्भाशय को नुकसान हो सकता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती है गर्भपात कराने से। मध्यकालीन गर्भपात क्या होता है? इमरजेंसी एक एबार्शन होता है। यह तब किया जाता है जब माँ के जीवन को खतरा हो या भ्रूण में गंभीर विकृति हो, तो उस समय इमरजेंसी एबार्शन कराते हैं। डॉक्टर की सिफारिश पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर की सिफारिश पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर सिफारिश करेंगे तो तुरंत करेगा कि सर जिसको इसी प्रॉब्लम है, खतरा है, तो इसकी भी आप इमरजेंसी में लीजिए इसको। गर्भपात का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं? गर्भधारण की अवधि, गर्भ के हफ्तों के आधार पर प्रक्रिया का चयन किया जाता है। दूसरे, स्वास्थ्य की स्थिति, किशोरी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, कानूनी प्रावधान, भारत के 24 सप्ताह के गर्भावस्थान के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में गर्भपात कानूनी माना जाता है। और गोपनीयता, किशोरियों के मामले में गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होता है, और केवल प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भपात कराना चाहिए। ये आपके लिए सुरक्षित होता है। गर्भपात के बाद की देखभाल यानी पोस्ट एबार्शन केयर क्या आता है? उचित दवाओं और पोषण की जरूर शरीर की रिकवरी करना होता है। मानसिक और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का परामर्श बराबर लेते रहिए, और भविष्य में गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये टोटल थे आपके एबार्शन, किशोरावस्था में एबार्शन के क्या तरीके हैं। जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं बालिका या किशोरा, तो उस समय एबार्शन जो कराए जाते हैं उसमें भी सबसे गुड एबार्शन होता है सर्जिकल एबार्शन होता है। मेडिकल एबार्शन खतरा ही होता है आपका, तो सर्जिकल एबार्शन आपका अच्छा माना जाता है। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन हैं इसमें, जो आप देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में गर्भपात को विनियमित करना वाला अधिनियम कौन सा है? तो आपकी अभी बताए हैं कि बाल अधिकार अधिनियम, चिकित्सा समापन गर्भधारण अधिनियम, किशोरी स्वास्थ्य अधिनियम या महिला अधिकारी अधिनियम। तो ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
तो इसके अंदर जो आपका बी जो है राइट इसका आंसर है, MTP इसका राइट आंसर है। अगला है भारत में चिकित्सा गर्भपात की अधिकतम वैध अवधि कितनी होती है। भारत में अगर चिकित्सा गर्भपात कराते हैं तो उसकी अधिकतम वैध कितनी होती है। तो अभी बताया है कि इसकी अधिकतम वैध जो होती है 24 सप्ताह की होती है, यानी कि 6 महीने के अंदर के गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है। दवाइयों द्वारा किए गए गर्भपात को क्या कहा जाता है। अगर दवाई द्वारा गर्भपात कराते हैं तो क्या कहते हैं, सर्जिकल गर्भपात, आपातकालीन गर्भपात, चिकित्सा गर्भपात, प्राकृतिक गर्भपात। तो उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा गर्भपात कहते हैं, मेडिकल एबॉर्शन। अगला है माइफेप्रिस्टोन या मीजोप्रोस्टोल का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है। सर्जिकल गर्भपात में, चिकित्सा गर्भपात में, डायलेशन एंड क्यूरेटेज गर्भपात में, सेक्शन प्रक्रिया में। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये दोनों का यूज जो है, ये दोनों दवाएं होती हैं, तो इसलिए ये मेडिकल गर्भपात के अंतर्गत आता है। अगला है सर्जिकल गर्भपात का कौन सा प्रकार 12 सप्ताह तक की गर्भपात में किया जाता है। कौन सा गर्भपात 12 सप्ताह के गर्भपात में किया जाता है। तो आपका डायलेशन एंड इक्वेशन, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, सेक्शन एक्सपीरियंस या माइफेस्टोन उपयोग। तो सेक्शन एक्सपीरियंस बोला जाता है, एक्सपीरियंस भी बोलते हैं इसको। गर्भपात के दौरान होने वाले मुख्य जोखिम क्या होते हैं। संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव, गर्भाशय को नुकसान और उपरोक्त सभी। तो जब गर्भपात के दौरान जो जोखिम होते हैं वो संक्रमणित भी हो सकते हैं, अत्यधिक रक्तस्राव भी होता है, गर्भाशय को नुकसान भी हो सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला है भारत में नाबालिग किशोरियों के गर्भपात के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है। माता पिता की अनुमति, पुलिस रिपोर्ट, डॉक्टर की अनुमति या ए और सी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नाबालिग किशोर गर्भपात कराते हैं तो माता पिता की सहमति और डॉक्टर की अनुमति जरूरी होता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी है। असुरक्षित गर्भपात का क्या परिणाम होता है। मृत्यु हो सकती है, प्रजनन स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, उपरोक्त सभी। तो जब असुरक्षित गर्भपात कराएंगे तो उसमें आपकी मृत्यु की भी संभावना ज़्यादा होती है, प्रजनन स्वास्थ्य को नुकसान पड़ सकता है और संक्रमण भी फैल सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है। भारत में किशोरियों के गर्भपात के लिए ये कौन से कारक सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। भारत में किशोरियों के लिए गर्भपात के लिए कौन से कारक सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। यौन शिक्षा की कमी, गर्भ निरोधक साधनों की अनुपलब्धता, सामाजिक दबाव या उपरोक्त सभी। तो हमारे हिसाब से इसके लिए ये तीनों चीज़ें जो होती हैं जिम्मेदार होती हैं। तो डी उपरोक्त, डी मारिए आप, करेक्ट रहेगा। डायलेशन एंड क्यूरेटेज यानी डी एंड सी प्रक्रिया कब की जाती है। 12 सप्ताह से पहले या 12 से 16 सप्ताह के बीच या 16 सप्ताह के बाद या कभी भी। तो ध्यान दीजिएगा, डी एंड सी जो प्रक्रिया होती है हमेशा 12 से 16 सप्ताह के बीच की जाती है। चिकित्सा गर्भपात में उपयोग होने वाली दवाई कैसे काम करती है। गर्भाशय को सफाई करती है, भ्रूण को हटाती है, गर्भाशय को रोकती है, उपरोक्त सभी। तो हमारा 11 का देखा जाए तो गर्भाशय की सफाई भी करती है, भ्रूण को हटाती भी है, गर्भाशय को रोकती भी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। गर्भपात के बाद भी देखभाल में क्या शामिल है। परामर्श, पोषण, स्वास्थ्य जांच या उपरोक्त सभी। तो गर्भपात के बाद देखभाल में आपका परामर्श भी जरूरी है, पोषण भी जरूरी है, स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है। तो इसलिए उपरोक्त आपका डी सही है। भारत में मेडिकल बोर्ड की अनुमति कब आवश्यक है। 20 सप्ताह से कम के गर्भ के लिए, 20 से 24 सप्ताह के गर्भ के लिए, 24 सप्ताह
के बाद के गर्भ के लिए या गर्भपात के लिए कभी नहीं। तो भारत में मेडिकल बोर्ड की जो अनुमति होती है वो आपका 24 सप्ताह के बाद के गर्भ के लिए होता है। सर्जिकल गर्भपात का मुख्य लाभ क्या होता है? प्रक्रिया तेजी होती है, जटिलताएं कम होती हैं, पूरी तरह से सुरक्षित होता है। दोनों ए और बी। तो ध्यान दीजिएगा, जटिल प्रक्रिया तेज होती है भी मानते हैं, जटिलताएं कम आती, पूरे से सुरक्षित आप नहीं रहेंगे। आप संक्रमण भी हो सकता है, गर्भधारण में भी आपकी दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट गर्भधारण करेंगे तो उसमें जटिलताएं आ सकती हैं। तो ये जो है जटिलताएं कम आती हैं, ये दोनों पॉइंट सही है। तो डी राइट है, ए एंड बी। माइफ्रेस्टोन का मुख्य कार्य क्या होता है? भ्रूण के विकास को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, गर्भाशय को साफ करना या गर्भाशय को खोलना। तो ध्यान दीजिएगा, भ्रूण के विकास को ये रोक देती है। गर्भपात के लिए कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित होता है? प्रतिष्ठित डॉक्टर का क्लिनिक, घर पर, झोला छाप डॉक्टर या अस्पताल के बाहर? तो ध्यान दें, गर्भपात के लिए हमेशा सुरक्षित स्थान प्रतिष्ठित डॉक्टर का क्लिनिक होता है। गर्भपात में सेक्शन एक्सपीरियंस प्रक्रिया का उपयोग कब किया जाता है? प्रारंभिक गर्भावस्था में, देर से गर्भावस्था में, आपातकालीन गर्भावस्था में, किसी भी समय। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें हमेशा ध्यान दीजिए प्रारंभिक गर्भावस्था में ही सेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। यौन शिक्षा की कमी किस समस्या को बढ़ावा देती है? अनचाहा गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपात, यौन स्वास्थ्य समस्याएं या उपयुक्त सभी। तो एक यौन शिक्षा की अगर कमी किसी भी बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, तो ये तीनों चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। किशोरियों के मामले में गर्भपात की गोपनीयता क्यों आवश्यक है? सामाजिक दबाव से बचने के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षा के लिए, उपरोक्त सभी। तो अगर किशोरियों के मामले गर्भपात को गोपनीयता इसलिए रखी जाती है कि वो सामाजिक दबाव से बचने के लिए करते हैं, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षा करने के लिए। इसलिए आपका ये तीनों चीज़ें उनके लिए सही है, इसलिए डी इसका राइट। अगला है, असुरक्षित गर्भपात को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों का उपलब्धता, यौन शिक्षा, अप्रतिष्ठित चिकित्साएं, सेवाएं, उपयुक्त सभी। असुरक्षित गर्भपात को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका कि ये तीनों चीज़ें अपनाना चाहिए। गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करना चाहिए, सेक्स एजुकेशन भी आपको होना चाहिए, और एडुकेटेड मेडिकल सर्विस भी लेनी चाहिए। यानी कि डी इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल फिर दोबारा हम आएंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, और आज के ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू, गुड नाइट्स।